देखो हम बात करने वाले एग्रीकल्चर, कृषि। तो अगर कृषि की बात करें 1950 से लेकर 90 वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, तो देखो आपको मैंने बताया था जब देश आज़ाद हुआ 47 में, तो उस टाइम कृषि की हालत कैसी थी। इसके लिए कुछ पॉइंट बताया था आपको मैंने। लो प्रोडक्टिविटी, हाँ या ना, बताया था। डिपेंड ऑन रेनफॉल, देखो बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई, रेन फॉल। और तीसरा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी, बेरोजगारी। इसके बाद देखो एक लिखा है स्मॉल लैंड होल्डिंग, और एक पांचवा पॉइंट लिखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ध्यान समझना, तो एग्रीकल्चर की बात करें, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, लो प्रोडक्टिविटी। तो उस टाइम जो प्रोडक्शन आप करते थे बहुत कम हो पाता था, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। सेकंड डिपेंड ऑन रेन, देखो बारिश अच्छी होगी फसल अच्छी होगी, बारिश बेकार है तो फसल डूब जाएगी। मतलब आपके पास सिंचाई के कुछ साधन थे ही नहीं, हम बात पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। वहाँ पर कितने सारे लोग ऐसे थे जो फार्मिंग में काम तो करते थे लेकिन उनके पास कुछ और करने का ऑप्शन नहीं था, तो अपनी बेरोजगारी छुपाने के लिए एग्रीकल्चर में लगे रहते थे। सपोज अपन 10th में पढ़ा था, दोबारा डिस्कस करते हैं, जहाँ 5 लोग की ज़रूरत है और वहाँ 10 लोग काम करें, क्या बोलेंगे इसे हम, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि बाकी जो 5 लोग हैं वो बेरोजगार हैं, उन्हें के पास काम नहीं है लेकिन मजबूरी क्या करें, तो वो ऑटोमेटिक उसी काम में लगे हुए हैं, तो उनके काम करने से प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर उन 5 को मैं हटा भी दूं तभी सेम प्रोडक्शन होगा जो पहले होता था, याद रहेगा। स्मॉल लैंड होल्डिंग, देखो भारत में जो कृषि होती थी वो छोटे छोटे क्षेत्र पे होती थी। जैसे मान लो आपके 3 भाई हैं, बंटवारा हो गया, तीनों को छोटी छोटी ज़मीन मिली, तो स्मॉल लैंड, सबके पास हिस्से में थोड़ी थोड़ी ज़मीन आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप खेती करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उस टाइम अब जितनी भी खेती हुआ करती थी वो सिर्फ अपने ही कमाने, अपने बस अपना गुजारा बसर हो जाए, काम चल जाएगा, क्योंकि उनके पास इतना एग्रीकल्चर में होता ही नहीं था कोई उसे बेच पाए। तो एक लाइन लिखी है, इट्स द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली द वन ऑन यूज विदाउट एनी सरप्लस ऑफ ट्रेड। हम अपने यूज़ के लिए उगाएं खाएं बस, चाहे अब ज़्यादा उगेगा तभी तो बेचेंगे, जब ज़्यादा उगता ही नहीं था तो उसमें क्या करते थे, बेच ही नहीं पाते थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी एग्रीकल्चर के बारे में। अब हमें क्या करना है, कंट्री आज़ाद हो चुकी है, 47 का दौर ख़त्म हो गया, 1950 स्टार्ट हुआ, आपने प्लानिंग कमीशन बना लिया 1950 में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात हुई 1951 में, हाँ है ना। आपने जो पहला 5 ईयर प्लान बनाया उसका पर्पस ही क्या था, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना। तो एग्रीकल्चर पे ध्यान देने के लिए बच्चों 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट किए गए थे। पहला काम लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। पहला काम क्या था, भूमि सुधार, हमें भूमि के अंदर सुधार लेके आना था। अब ऐसा कैसे करते हैं समझते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, रेफर टू चेंज ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, याद रहेगा, चेंज द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। तो हमें जो लैंड होल्डिंग की जो ओनरशिप थी उसको चेंज करना, तो भूमि सुधार सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा यही था। जैसे मान लेते हैं ये एक गांव है और यहाँ पर इतनी ज़मीन का जो मालिक है मिस्टर ए है, और इतनी ज़मीन का मालिक मिस्टर बी है, इतनी ज़मीन मिस्टर सी के पास, और ये इधर की सारी ज़मीन मिस्टर डी के पास, और ये ज़मीन ई के पास, और बाकी जो ये जितने भी अदर पर्सन बच गए हैं एफ ई जी एच आई जे के एल एम एन, उनके पास कुछ ज़मीन ही नहीं है। तो क्या इससे केवल क्या आप समझ पा रहे हो कि सर मिस्टर ए के पास ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके पास ज़्यादा ऑनरशिप है, क्या ये ठीक है?
इसके पास थोड़ी सी लैंड होल्डिंग है, ये भी भैया देखो, इसके पास फिर ज़्यादा लैंड होल्डिंग, जितना ज़्यादा कब्जा कर लोगे उतनी ज़मीन हो जाएगी। लेकिन हमें ये ऑनरशिप को चेंज करना था, इसी का मतलब था भूमि सुधार। हमें किसी भी तरीके से इन लोगों से ज़मीन लेकर और सभी लोगों में बांटनी थी, ताकि एटलीस्ट हर किसी के पास कुछ ज़मीनें आ जाए और हर कोई गुजारा बसर कर सके। याद रहेगा। तो हमने क्या किया, इसके लिए कुछ सुधार किए। पहला काम, एबोलिशन ऑफ जमींदार, या इंटरमीडिएटर लिख देते हैं। ठीक है। जो जमींदार हुआ करते थे, इंटरमीडिएट्स हुआ करते थे, जमीनों से काम करवाते थे किसानों से, उनसे अपना हिस्सा लेते थे, उन्हें ख़त्म करो। पहला काम तो भाई ये होना चाहिए कि ऐसी कोई व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। अब तुम्हारी ज़मीन तुम काम करोगे और तुमसे जो भी चाहिए वो गवर्नमेंट बात कर लेगी। ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी जमींदारी प्रथा खत्म। तो कंट्री आज़ाद होने के बाद सबसे अच्छा काम मुझे भी लगा क्या, जमींदारी प्रथा खत्म किया गया। नंबर 2, लैंड सीलिंग। क्या किया गया था बच्चों, लैंड सीलिंग। अब आपको कैसा, लैंड सीलिंग क्या होता है? अधिकतम लैंड सीलिंग तो होता है अधिकतम सीमा। गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि मैक्सिमम आपको इतनी जमीन रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, ये कह दूं मैं आपसे कि मैं एक आदमी के नाम पर केवल 2 एकड़ ज़मीन ही रहेगी मैक्सिमम, और उसके अलावा जितनी भी ज़मीन आपने अपने कब्जे में कर रखी है वो सब गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। इसे क्या बोलेंगे, लैंड सीलिंग। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि भैया 2 एकड़ तो आप रख लो, बाकी जितनी भी है, जैसे 10 एकड़ आपके हैं, 2 एकड़ रख लो, 8 एकड़ मेरे पास, इसके पास 8 एकड़ है, 2 रख ली, 6 मेरे पास। ऐसे करते करते गवर्नमेंट के पास बहुत सी ज़मीन हो जाएगी, और वो ज़मीन गवर्नमेंट गांव के जो बाकी लोगों को बांट देंगे जिन पर ज़मीन ही नहीं है। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, हर किसी के पास ज़मीनें आ जाएंगी। लैंड रहेगा तो एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाएगा, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करेगा, अपने लोग आएगा, जो ज़्यादा उगाएगा उसे सरप्लस को वो मार्केट में बेच भी सकता है, हाँ या ना। लेकिन क्या लगता है आपको, लैंड सेलिंग इतना ईजी रहा होगा इंडिया जैसे कंट्री में? मुश्किल था। लोगों ने बहुत हेराफेरी करनी इस पर स्टार्ट करी। क्या दिक्कतें आने लगी? सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, लोगों ने क्या किया, कुछ ज़मीन अपनी वाइफ के नाम कर दिया, रिलेटिव के नाम कर दिया, फ्रेंड्स का नाम कर दिया, और ये दिखाने की कोशिश करी, देखो मेरे पास तो ज़मीन है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 एकड़ है, हाँ या ना। होता कि नहीं होता? और इस तरह चलाकी करके उन्होंने गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी कि देखो हमारे पास ज़मीन ही, वो तो उसका नाम है, वो फलाने का नाम है। और इस तरह करते करते ये जो लैंड सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेल भी हो गया। लेकिन सिर्फ 2 स्टेट ऐसे थे, एक केरल बताया गया आपको, एंड वेस्ट बंगाल। केरल एंड वेस्ट बंगाल सक्सेसफुल लैंड सेलिंग। याद रहेगा। तो पूरी कंट्री में कहीं लैंड सेलिंग सक्सेस नहीं रह सक, सब कुछ हर जगह फेल हो गया, लेकिन केरल एंड वेस्ट बंगाल में दोनों कैसे रहा बेटा, सक्सेसफुल हो पाया, कामयाब हो गया। किस जगह, 2 जगहों पे, 2 राज्यों में। अभी लैंड सेलिंग की डेफिनेशन क्या है, छोटी सी लाइन लिख दो, रेफर टू फिक्सिंग the specified limit of land, comma, which could be owned by an individual. एक मैक्सिमम लिमिट कर दी, फिक्स कर दिया कि स्पेसिफिक लिमिट रहेगी जो लैंड की, जो आप अपने पास रख सकते हैं। तो 2 जगहों पे बेटर रिजल्ट देखा गया, केरल और वेस्ट बंगाल, बाकी जगह ये पॉलिसी फेल हो गई। तो समझ में आपको कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ एग्रीकल्चर में पढ़ा, लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो एग्रीकल्चर में सुधार लेके आया था। इसके अलावा एक और पढ़ने वाले ग्रीन रेवोल्यूशन, उसकी बात करेंगे, पहले से कॉपी करो फिर देखते हैं। हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की बात करने वाले हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, हम तरह तरह की बात करेंगे इस बुक के अंदर। लेकिन अभी सेकंड चैप्टर में केवल यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब आया था, पहले मैं उसको डेट लिख दूँ आपके सामने, 1966-67 के बीच में आया। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या कहता है,
ध्यान से देना, रेफर टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, हमें प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन में प्रोडक्शन बढ़ाना है फूड ग्रेन का, ड्यू टू द यूज ऑफ HYV स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। और मोस्टली इसका प्रोडक्शन जो ये यूज़ होगा किस जगह यूज़ होगा, व्हीट के और राइस में, गेहूं के लिए होगा और चावल के लिए होगा। अब देखो HYV का मतलब क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी, अच्छी क्वालिटी, जो अच्छी किस्म का बीज, इसे हिंदी में बोलेंगे क्या, अच्छी किस्म के बीज। तो गवर्नमेंट चाहती थी भैया अच्छे किस्म के बीजों का इस्तेमाल करके हमें गेहूं और चावल के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इसे क्या नाम दिया है, ग्रीन रेवोल्यूशन दिया गया। और कब आया था, 1966 से लेकर 67 के बीच में आया, याद रहेगा बात। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर फादर कौन है, कौन लेके आया है इसको, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फादर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, और इन्हें 1970 के अंदर नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ था, नोबेल शांति को लेकर प्राइज, याद रहेगा। तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं इस चीज़ के। इंडिया में कौन लेके आया वो भी समझते हैं। देखो इंडिया में लाने वाले कौन थे, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, तो स्वामीनाथन जी का हाथ रहा है इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में। वैसे इनका फादर का नाम दिया गया डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, इन्होंने पहली बार अच्छे क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल कर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया था, अब समझना, ग्रीन रेवोल्यूशन तो आ गया, अच्छे क्वालिटी के बीज भी आ गए, अच्छे क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करके व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना था, पर्पस समझ में आ गया आप बच्चों को। फादर कौन थे वो भी समझ में आ गया, कब आया वो भी समझ में आ गया, और भारत में कौन ले गया वो भी समझ में आ गया। इसका देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था और एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी था, हम दोनों की चर्चा करेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, जो अमीर किसान थे वो तो ये खरीद पाए, लाइक पंजाब हरियाणा के किसान। ठीक है, जो अमीर किसान थे जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी वो तो इस अच्छे किस्म की क्वालिटी यूज़ कर पाए थे, लेकिन जहाँ गरीब किसान थे, छोटे मोटे किसान थे, वो इनकी पहुँच से बहुत दूर रह चुके थे। उन्हें लगता था कि महंगे बीज है, हमारे बस की बात नहीं है, और गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड नहीं करवा पा रही थी। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट देखा गया, एक पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी। तो दोनों तरफ से बात करें तो यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा है एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट और देख लिखा है रिस्क इन्वॉल्व, दोनों तरह की बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट में पहला पॉइंट लिखा है मार्केटेबल सरप्लस। पहला फायदा दिखा देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाने से अच्छे क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल किया गया, जिनसे फ़ायदा क्या मिला बच्चों, बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ गया। जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो उन्होंने वो एक्स्ट्रा जो फूड्स ग्रेन था, गेहूं और चावल, वो मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया, मार्केट सरप्लस हो गया, जिससे जो शहरों में रहने वाले लोग थे उनके पास ही वो चीज़ें अवेलेबल होने लगी। दूसरा बेनिफिट था बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मतलब होता है गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों से अनाज खरीद लेती है, हाँ या ना, खरीद लेती है। और जब वो अनाज खरीद लेती है फिर जिनकी इनकम बहुत कम होती है, गरीब लोग होते हैं, उनको वो बहुत कम पैसों पे या फ्री में मुहैया करवाती है। तो गवर्नमेंट के पास ही बफर स्टॉक जमा होने लगा। मान लीजिए इन द सेंस 2 साल बाद बाढ़ आ जाए, ठीक है, भूकंप आ जाए, तो ऐसे हालात तो बन जाएंगे, खाना पीना की कमी होगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस बफर स्टॉक से इस्तेमाल करेगी फूड ग्रेन और उन जगह प्रोवाइड करवाएगी जहाँ पर आपदा आती है। नंबर 3 है बेनिफिट ऑफ लो इनकम ग्रुप। जिनकी इनकम कम थी शहरों के अंदर, उनके लिए बेनिफिट होने लगा, क्योंकि जब बहुत तेज़ी से फूड प्रोडक्शन बढ़ने लगा, ठीक है, सप्लाई बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी ना, इससे क्या हुआ, फूड ग्रेन का प्राइस डाउन हो गया। जो आटा पहले 2 रुपये किलो मिलता था वो सीधे 1 रुपये पे आ गया, जिससे जो कम इनकम वाले लोग थे उनको भी बहुत तसल्ली से खाना मिल जाता था, याद रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि सर यहाँ पे सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा दिख रहा है आपको, तो जो आपने बता दिए, लेकिन क्या फ़ायदा ही होता है क्या हर चीज़ का, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। नेगेटिव में देखो मैंने लिखा है रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। मतलब क्या इस बात का, कीड़ों मकोड़ों का बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता था। तो जो छोटे किसान थे वो रिस्क नहीं ले पा रहे थे, भैया हम इस सीड बीजों का इस्तेमाल करें, जिससे कीड़े मकोड़ों से हमारी फसलें ख़राब हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो बड़े किसान थे वो ले पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है हाँ कीड़े मकोड़े लग भी गए, दवाई छिड़क देंगे ठीक हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर जो रिस्क होता है कीड़े मकोड़ों का बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, जो लोग दोनों के बीच में इनकम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, गरीब बहुत गरीब हो गया, क्योंकि गरीब इसको अफोर्ड
नहीं कर पा रहा था। ये बात याद रहेगी। तो HIV सीड्स का एक बात और मैं लिख दूँ यहाँ पर, मैं लिखना भूल गया। जो HIV सीड्स है बेटा, उसका एक नाम और भी है, उसे हम मिरेकल सीड्स भी बोलते हैं, जादुई बीज। क्या बोलते हैं इसे? हाँ जी, मेरे को मतलब क्या था, जादुई। तो जादुई बीज बोला गया था क्योंकि एक तरह से जादू था, जैसे बीज वो अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्शन होगा, जादू दिख रहा था लोगों को उस टाइम, समझ में आया? तो मेरेकल बीज को हम जादुई बीज बोला जाता है। एक बात, आपने पूरा कॉन्सेप्ट में क्या देखा कि सर गिनने प्रोसेस होता क्या है, पहले तो ये याद करना है, फादर कौन थे वो याद करना है, इंडिया में कौन लेके आया वो याद करना है, और कब आया एक वो याद करना है। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार हो गए, 1 मार्क्स। इसके बाद इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखो, मैंने सिर्फ बताया है, लेकिन इसके मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपको वहाँ से देखना है, ठीक है? आपको यहाँ से याद करना, बताऊंगा मैं कहाँ से कैसे जो भी मिलेगा आपको नोट्स वगैरह। इसके बाद आपको रिस्क इन्वॉल्व है, कौन से इसमें रिस्क है, खतरे हैं, उसे हमने देखा। अब हम बात करेंगे सब्सिडीज़। कुछ लोग ऐसे थे इकोनॉमिक्स जो कहते थे किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, और कुछ इसका अगेंस्ट थे। क्या मानना था कि जो का कि भैया इन्हें सब्सिडीज़ दो, और कई कहते हैं सब्सिडीज़ मत दो, ठीक है? ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है, किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आर्थिक सहायता देनी चाहिए। आपको देखो हमें क्या लगता है, किसान गरीब होते हैं, ज़्यादा किसान ऐसे थे जिनमें गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, हाँ है ना? तो ऐसे में अगर उन्हें हम सब्सिडीज़ देंगे तो ही वो खेती बाड़ी कर पाएंगे। और दूसरी बात देखो, एक बात और नोटिस करना, जो एग्रीकल्चर का काम होता है ना बेटा, ये एक तरीके से रिस्क है, इसमें बहुत रिस्क है। बाढ़ आ जाए पता नहीं चलेगा कुछ, भूकंप आ जाए, है ना, फसल बर्बाद हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है। और छोटे किसानों को अगर आप आर्थिक सहायता नहीं दोगे तो वो खेती नहीं कर पाएगा। खुदा ना खास्ता कल को बाढ़ आ जाए तो कहाँ से कर्ज, अपना बीज का पैसे कहाँ से निकालेगा, मेहनत जो करा उसकी भरपाई कहाँ से करेगा? लेकिन कई सारे जो इकोनॉमिक्स थे वो कहते थे कि भैया इन्हें सब्सिडीज़ देनी बंद कर दो। रीज़न, अगर इन्हें सब्सिडीज देंगे तो बहुत कम पैसा ही गरीब किसान तक पहुंच पाता है, ज़्यादातर पैसा अमीर किसान ही ऊपर से ऊपर खा जाते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी राय थी और दोनों बातों को हम पढ़ेंगे। पहले से कॉपी करो फिर लिखते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, फेवर ऑफ सब्सिडी ऑफ अगेंस्ट ऑफ सब्सिडी, ठीक है? दोनों के फेवर में जो मैंने बताया वही बात मैंने यहाँ लिख दिया। जो फेवर में तो क्या कहते थे, लार्ज फार्मर आर पुअर, ठीक है, ज़्यादा किसान गरीब है, एक रिस्की बिजनेस है, इनकम इनक्वालिटी है, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है। और कुछ लोग जो अगेंस्ट है वो कहते थे कि भैया जो सब्सिडी मिलती है उसका बेनिफिट कभी भी गरीब और स्मॉल किसानों को तक पहुंचता नहीं है। तो ये बातें थी जो अपने पढ़ा एक एग्रीकल्चर के अंदर, याद रहेगा। तो एग्रीकल्चर दोबारा रिकॉल करना चाहते हो तो देखो एग्रीकल्चर की स्थिति कैसे थी वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फिर हमने लैंड रिफॉर्म्स की बात करी। लैंड रिफॉर्म्स में 2 तरह की बातें थी, एक तो इंटरमीडिएट को ख़त्म करना और लैंड सीलिंग की बात करना, जो आपने कंप्लीट पढ़ा। इसका तो हमने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कहते किसे हैं, कब आया, कौन लेके आया, उसे क्या इम्पैक्ट था, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और इसका अगेंस्ट में कौन थे सब्सिडीज़ देने के और कौन इसके फेवर में थे। ये सारा जो आपने पढ़ा ये पूरा कंप्लीट पढ़ा आपने क्या, एग्रीकल्चर। अब जो हमारा मेन फोकस जाने वाला है वो इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की हालत कैसी थी और उसमें क्या सुधार किए गए, पहले से कॉपी करो फिर देखते हैं।